हेलो। नमस्कार। क्या आप लोग मुझे सुन रहे हैं? जी। आज वॉइस ऑफ मानवता टीवी चैनल के माध्यम से इसमें जी। आज भारत के आधे से ज्यादा आबादी का संख्या रखने वाला जो वर्ग है वो अन्य पिछड़ा वर्ग अर्थात कुछ ओबीसी। ओबीसी कौन है, कब से है, कैसे है, ओबीसी का ओबीसी की पहचान कैसे ओबीसी के रूप में स्थापित की गई, ये ऐसे जी। महत्वपूर्ण विषय पे आज आपके द्वारा वॉइस ऑफ मानवता टीवी चैनल के द्वारा ये परिचर्चा को आप किस तरीके से आगे बढ़ाना चाहते हैं भारत के अंदर। अ, सर जी, मैं तो मतलब इस टाइप में लूंगी इस विषय को कि हम अपनी पहचान खुद बनाए सर जी। ठीक है। और ओबीसी क्या है, मतलब कहाँ से जन्म लिया, कैसे ओबीसी कास्ट बनी, जात बनी, जो भी है। और हमारे महापुरुषों में पुरुषों ने जो हमारे पूर्वज थे ओबीसी, उनके बारे में आप पूरी मतलब मैं पूरी ये लूंगी जानकारी, और आप सबको भी उस विषय पे बोलने के लिए बोलूंगी। और मतलब पहचान, अपनी पहचान खुद करो। ठीक है। उस टॉपिक को आगे लेके जाऊंगी। और एक मुझे ऐसा लगता है कि सभी ने इस चर्चा में आना चाहिए, बोलना चाहिए। और हमारे अधिकारों के बारे में, हम लोगों को अधिकार कितने मिले हैं उसके बारे में जानना चाहिए, कि ओबीसी को जी कितना आरक्षण मिला है, कितना नहीं मिला है, कितना मिल सकता है, और आगे क्या कर सकते हैं। इस विषय पे मुझे लगता है चर्चा करनी चाहिए सर जी। जी जी और जो ओबीसी के जो आने वाली पीढ़ी है, उनका भी फ्यूचर ब्राइट करने के लिए एक्चुअली उनको भी पता चलना चाहिए कि मतलब हमारा फ्यूचर तो उनके हाथ में है, और उनका फ्यूचर भी उनके हाथ में है सर जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि ओबीसी के लोगों ने मतलब ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ना चाहिए, और अपनी ताकत पहचानो सर जी। बस। तो ये कब होगा, जब हम लोग एक साथ जुड़ेंगे जी। दूसरे को। ओबीसी की ताकत बताने के लिए हम सब लोगों को एक साथ जुटना पड़ेगा सर जी। तभी ओबीसी हम। भारत की जो सामाजिक व्यवस्था है, राजनीतिक व्यवस्था है, आर्थिक व्यवस्था है, विभिन्न समाज के जो पहलू हैं उसका जी सर। बारीकी से ओबीसी के अंदर चर्चा हो, संवैधानिक दायरे में रहकर कानून का पालन करते हुए कि ओबीसी कब से भारत में है, ये जी। ये कहना कहाँ तक उचित होगा ये मुझे पता नहीं। लेकिन ओबीसी मूलतः कौन लोग हैं और ओबीसी शब्द प्रयोग कब शुरू हुआ, तो मैं इस विषय पे कहना चाहता हूँ कि महामानव डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने 1936 में एक शब्द प्रयोग किया, अदर बैकवर्ड कास्ट। अदर बैकवर्ड कास्ट। तब जी। तक भारत के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के वर्ग का मूलतः पहचान हम्म। कराने में कामयाब हो चुके थे। उन्होंने आगे जो कदम बढ़ाया कि भारत में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की ही तरह एक बहुत बड़ा वर्ग है, बहुत बड़ा समूह है जिसको अनुसूचित जाति जनजाति की ही तरह संवैधानिक सुरक्षा की आवश्यकता है। और उन्होंने ही ये शब्द प्रयोग किया, अदर बैकवर्ड कास्ट। अदर बैकवर्ड कास्ट ये कौन लोग हैं, तो पता चला कि अनुसूचित जाति जनजाति की ही तरह सामाजिक रूप से पिछड़े, शैक्षणिक रूप से पिछड़े, पर ये वर्णवादी व्यवस्था में सछूत छूने लायक जातियां थी। अर्थात जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र की व्यवस्था है उसमें मूलतः ये शूद्र हैं, पर इनके हाथों से उत्पादित वस्तुएं जो भी है उसका उपयोग समाज में किया जाता है। तो अन्य पिछड़ा वर्ग का सबसे पहले
पहले शब्द प्रयोग 1936 में महामानव भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा किया गया। मैं उनको इस विषय पर चर्चा से पूर्व नमन करता हूं। उन्होंने बहुत दूर को देखा और ओबीसी के लिए एक बड़ा काम उन्होंने किया। आज हम भारत में आधा से ज्यादा संख्या हमारी है और हम गर्व से कहते हैं कि हम ओबीसी हैं, अदर बैकवर्ड क्लास के लोग हैं। तो जी ये बात चर्चा में आना बड़ा जरूरी रहा है शुरू से कि ओबीसी कब से हैं, आज का ओबीसी कल किस व्यवस्था में था, कल ओबीसी की पहचान, आजादी के पूर्व ओबीसी की पहचान किस आधार पे होती थी, आजादी के पश्चात कल जिनका पहचान था शूद्र के रूप में, आज ओबीसी के रूप में। ये मूलतः इनके अंदर जो सामाजिक सोच है, राजनीतिक सोच है, शिक्षा के बारे में बहुत सारी जो बातें ओबीसी को लेकर देश भर में अभी तो चर्चा चली रहा है। और भाई साहब मानवता भी इस विषय पे एक बड़ा कदम उठाया। इसके लिए मैं भाई साहब मानवता को भी बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि आप संवैधानिक विषय पे एक बड़ा चर्चा का कदम बढ़ाया है। जी जी ये बड़ा आगे चल के इसका बहुत सुखद देश और देश में रहने वाले लोगों के लिए बड़ा जी सर, हितकारी कदम होगा जी। कदम होगा तो सर। ओबीसी जागो, ओबीसी अपनी पहचान करो, ये जो विषय है इसमें हम्म, भारत के संवैधानिक व्यवस्था को ध्यान में रखकर सिर्फ ओबीसी के लिए यह जो परिचर्चा चलाया गया है, इसमें ओबीसी का समाज में भागीदारी, भारत की राजनीति में भागीदारी, भारत के आर्थिक स्रोत के ऊपर भागीदारी, भारत के कार्यपालिका में, न्यायपालिका में, मीडिया में, मिलिट्री में, व्यवस्थापिका में भागीदारी, और ओबीसी का आज भारत की व्यवस्था में हिस्सेदारी सभी सबसे बड़ी। संवैधानिक संस्थाओं में कहाँ तक पहुंचा, और जो लोग संवैधानिक सुरक्षा का लाभ लेकर आगे बढ़ रहे हैं वो अपना सामाजिक दायित्व पीछे मुड़कर कितना कर रहे हैं। कितना कर रहे हैं जी सर जी। लाभ तो लोग संवैधानिक सुरक्षा का ले रहे हैं, काम वो किसका कर रहे हैं? क्या जाति के अंदर काम कर रहे हैं, या धार्मिक कार्यों में लगे हैं, या राजनीतिक कार्यों में लगे हैं, या व्यक्तिगत विकास में लगे हैं, पारिवारिक विकास में लगे हैं, या अन्य वो जो उनकी गतिविधि है उसमें ओबीसी का हित कितना वो ओबीसी के कर, हित में वो कदम उठा रहे हैं, और इसका क्या लाभ हो रहा है ओबीसी में। सभी को नौकरी नहीं दी जा सकती, क्योंकि भारत को चलाने के लिए अधिकतम 1 से 2% लोग ही चाहिए पूरी भारत की व्यवस्था को चलाने के लिए, जो भारत के बजट से स्थापना व्यय के नाम पे उनको दिया जाता है। वही बात है कि ओबीसी को जगाने के लिए ओबीसी के अंदर शिक्षा, वो भी शिक्षा कितना तर्कपूर्ण है, कितना तथ्यपरक है, कितना वैज्ञानिक सोच पैदा कर रहा है। हम कल का जो सामाजिक परिस्थिति में थे, हम जातियों में बटे थे, उपजातियों में बटे थे। आज जाति उपजाति को मिलाकर वर्ग की व्यवस्था बनाई गई, तो वर्ग में जाति आधारित समानताएं क्या क्या हैं, एक दूसरे के प्रति हम कितना इज्जत मान और एक दूसरे को आगे बढ़ाने में लगे हैं, ये बहुत सारी बातें हैं ओबीसी के अंदर जिसको जी जी खुलकर चर्चा करें। फिर भी मैं कहता हूं कि ओबीसी को अपनी बात संवैधानिक दायरे में रहकर कानून का पालन करते हुए ही करना चाहिए जी। जी जी बिल्कुल करना चाहिए सर। और इस चीज मतलब अपने अपने जो भी है प्रश्न, जो भी है क्वेश्चन, जो भी चल रहा है अभी हमारे इसमें। हेलो जी सर जी बोलिए, सुन रहे हैं। जी। आज हम तो यात्रा में हैं, गाड़ी में बैठे बैठे जो लिंक आया तो उसपे हम जुड़ गए, सर और ये भी वो एक लिंक पे अच्छा विषय है, मैं स्वागत करता आई हूँ थे। जी। तो मैं आप। ये जो विषय आपने डिजाइन किया है कि जागो ओबीसी अपनी पहचान करो, ये जी जी एक संवैधानिक शब्द है, और जी संवैधानिक व्यवस्था के ऊपर ओबीसी को
खड़ा करने जैसा यह कार्य है कि हम आज भारत के 140 करोड़ लोग 5 वर्ग में हैं। या तो हम अनुसूचित जाति हैं, या हम अनुसूचित जनजाति हैं, या हम अन्य पिछड़ा वर्ग हैं, या हम सामान्य हैं, या धार्मिक अल्पसंख्यक हैं। इसके अलावा छठवां कोई व्यवस्था भारत में नहीं है। हम जी वर्ग में, आप अनुसूचित जाति कौन है, उनके उनसे पूछा जाए आप अनुसूचित जाति हैं, जी मैं हूं, तो वो क्या पैमाना है कि आपको माना जाए आप अनुसूचित जाति हैं। तो ये अभी बहुसंख्य लोगों को इसकी जानकारी नहीं है कि अनुसूचित जाति क्या है। अभी अनुसूचित जाति के बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जो उनको एक संकोच होता है कि मैं अनुसूचित जाति हूं, लोग मुझे हे दृष्टि से देख रहे हैं। ऐसा नहीं। इसका परिभाषा क्या है, कैसे परिभाषित किया जाए कि मैं अनुसूचित जाति हूँ? तो मैं सामाजिक रूप से पिछड़ा हूँ, शैक्षणिक रूप से पिछड़ा हूँ, पर आजादी के पूर्व का जो सामाजिक ताना बाना है उसमें मैं अछूत हूँ। मेरा एक गिलास पानी नहीं चलता है। ऐसे पैमाना पूरे देश भर में ऐसे बिखरे लोगों को उस समय के हमारे महान नायकों ने इतना मेहनत मशक्कत करके भारत को जोड़ा। कांच की जी तरह टूट के बिखरे हुए समाज को उन्होंने जोड़ा, 5 ग्रुप में खड़ा किया, अनुसूचित जाति के रूप में, अनुसूचित जनजाति के रूप में, अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में। तो मैं अन पिछड़ा वर्ग हूं। आप मुझे पूछेंगे कि हम कैसे यकीन करें कि आप अन पिछड़ा वर्ग हैं, कुछ पहचान बताइए, आपका कैसे परिभाषित करेंगे? तो मुझे बताना पड़ेगा कि मैं सामाजिक रूप से पिछड़ा हूं, शैक्षणिक रूप से पिछड़ा हूं, पर कालांतर में मैं सछूत हूं। हमारे पुरखे सछूत थे, छूने लायक जातियां थी। जैसे मैं तेली जाति का हूं, तो अब तेली जाति अपने हाथ से तेल बनाया। आज जी की तरह पहले 100 साल पीछे आप जाएं तो कोई बैटरी नहीं था, पेट्रोल नहीं था, डीजल नहीं था, मिट्टी तेल नहीं था, कुछ भी साधन नहीं थे। उस समय समाज को हाँ रोशनी, दीपक, जो रोशनी है, बड़े बड़े युद्ध चलते थे, मसाल जलते थे, तो वहां तेल कौन लाएगा? तो तेल ही लाएगा, हाथ से बनाएगा। अगर उसको मनु आदि व्यवस्था बोले नहीं नहीं ये तेल ही है, इसके हाथ का तेल हम उपयोग नहीं करेंगे, तो तेल कौन बनाता? कुम्हार है। घड़ा कैसे मिट्टी वो कैसे या मिट्टी तैयार किया, कैसे घड़ा बनाया, कैसे पकाया, समाज को दिया। आज की तरह तो स्टील और दुनिया भर के बर्तन नहीं थे, जो था वो मिट्टी का था। तो जी जी मनुवादी व्यवस्था के पोषक लोग बोलते नहीं नहीं, इसके हाथ का घड़े का पानी हम नहीं पियेंगे। तो पानी रखने का बर्तन कहाँ से आता? कहाँ से आते? ऐसे और सर बहुत सॉरी मैं सारी बातें हैं जी जी सर जी मैं जिसको धोबी हूँ। समाज को बताना है। अब हमसे जी पूछें कि आप अनुसूचित जनजाति हैं, हाँ मैं अनुसूचित जनजाति हूँ, तो जी इसका परिभाषा क्या है? कैसे हम यकीन करें कि आप अनुसूचित जनजाति हैं? तो मुझे बताना पड़ेगा। मैं सामाजिक रूप से पिछड़ा हूँ, शैक्षणिक रूप से पिछड़ा हूँ, पर मेरे में ट्रेड ऑफ ट्राइब है, कबीलाई गुण रखने वाला आदमी हूं मैं। और ये हमारी पहचान है, हमारी परंपरा है, रीति रिवाज है, टोटम सिस्टम है, बहुत सारी जी बातें हैं। इस कारण से भारत का संविधान हमें विशेषाधिकार दिया है। हम ये है 5 वर्ग में सबसे ज्यादा अधिकार संपन्न अनुसूचित जनजाति को भारत का संविधान बनाया। तो ये बनाया। इसमें एक दूसरे के ऊपर ईर्ष्या, जलन, मनमुटाव रखने जैसा बात नहीं। हमारी संख्या के अनुपात में भारत के समस्त संसाधनों में हमारी हिस्सेदारी है। वो हिस्सेदारी ईमानदारी से हेलो 5 वर्ग को मिले, ये बात है। जी। जी जी सर जी आप बहुत सही बोल रहे हो सर जी और मैं हम आ आपकी रहे हैं जी। जी हाँ साथे में है, उन्हीं के गाड़ी में तो है जी। जी जी चलो। आपने जो अभी जो कुछ भी बोला है आपने बहुत सही बोला है। मुझे भी लगता है कि हम सारे ओबीसी भाई सब लोग मिलकर इस चर्चा को आगे बढ़ाए और इस जन जो मुहिम छेड़ी है मेघरा जी, जी बहुत वर्क करने थे सर जी हमको और हाँ, साथ में काफी परिश्रम से ये कार्य को आगे बढ़ाना होगा। जी और मैं नेक्स्ट टाइम जब आप लिंक भेजेंगे तो जी मैं जी कोशिश करूंगा कि मैं अपनी बात रखूं। अभी तो मैं गाड़ी चला रहा हूँ, हड़बड़ी में जी हूँ। जी जी तो ड्राइव इस कार्यक्रम को आगे भाई मेघराज सिंह जी के साथ शेयर करें और आगे बढ़ाएं। जी धन्यवाद। जी जी हमें सर आप जी इजाजत दें कि मैं फिर आगे आप लोगों के साथ बात कर सकूंगा, है ना? जी जी सर जी
धन्यवाद सर ठीक है, जी। ठीक, ओके, थैंक यू। धन्यवाद। सत श्रीकाल जी। ये प्रोग्राम जो आपने शुरू किया, ये रितु जी, जी जी आपको सर। बहुत बहुत बधाई। क्या क्या नाम प्रोग्राम है आपका? जी सर जी, वॉइस ऑफ मानवता न्यूज। नहीं नहीं, प्रोग्राम का नाम क्या है इसका? जागो ओबीसी अपनी पहचान करो, ठीक है। इसी जी तो जी। इसमें जो क्वेश्चन चल रहे थे, मैं सुने हैं दो तीन क्वेश्चन इसमें। जो देखो, ओबीसी का जागरूक होना बहुत जरूरी है। अगर जी जी ओबीसी सर। जिस दिन जागरूक होगा तो भारत पे राज करेगा। अभी क्या है ना कि भारत में जो ओबीसी के हालात हैं ऐसे हैं कि मतलब इंसान जो है वो करना बहुत कुछ चाहते हैं, वो चलना भी चाहते हैं और कुछ बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन कर नहीं पाते क्योंकि उनके पास कोई रास्ता उनको नजर नहीं आ रहा। ओबीसी को जो मार्गदर्शन देने वाला कोई लीडर अभी तक सच्चा ईमानदार नहीं मिला है। हमने पहले भी लिखा था कि इसमें ओबीसी का और बहुजन समाज की बात करेंगे, पूरे बहुजन समाज की, एसटी एससी ओबीसी की। अभी तक इनको कोई सही लीडर नहीं मिला है। डॉक्टर अम्बेडकर के बाद में, ये पहले ज्योतिबा फूले हुए हैं, उससे पहले इसके बाद में कोई भी सही लीडर नहीं मिला। अगर इनको लीडर मिला होता तो आज ओबीसी, आपने कल जो बात की थी, ये ओबीसी एक दूसरे के साथ में मिलाप नहीं रखते हैं। और एसटी के भी यही हालात है और एससी के भी यही हालात है। हालात इतने खराब हैं कि वो एक दूसरे की टांगे खींचते हैं पकड़ कर, उसको जी जी नीचे जी। गिराने का काम करते हैं। राइट सर जी। ये हाँ, होता क्या है कि, अगर एक आगे जा रहा है बंदा, तो हमारा ओबीसी भाई उस पे मतलब ये करेगा कि नहीं, वो ओबीसी आगे कैसे जा रहे हैं, उसकी टांग खींचो, मैं आगे चली जाता। इवन ऐसा नहीं करते कि चलो उसके हाथ में हाथ मिला के चलो अपन भी आगे चलो, पर जी। वो उस टांग खींचेगा और बोलेगा कि ये आगे कैसे गया। तो इसकी वजह से सर जी ये क्या होता है, मतलब ये जातियों में ये प्रॉब्लम होता है कि भी वो एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं, इसलिए आगे नहीं जा रहे हैं। और बाकी आप। इसका आप क्या कारण समझती हैं? वो टांग, मतलब अगर मैं क्वेश्चन करूँ आपसे, ये टांग खींचने वाला जो खींचते हैं, इसके पीछे कारण क्या है, क्यों खींचते हैं ऐसा? जी सर जी, मतलब वो यही चाहते हैं कि सिर्फ हमारा सब कुछ ठीक होना चाहिए। और हमारे जो भी है, जैसे अगर मैं कुछ कर रही हूँ लाइफ में, तरक्की कर रही हूँ, कुछ कर रही हूँ, तो वो। मतलब अगर इसको थोड़ा ध्यान से देखें तो इसमें ओबीसी जो लोग टांग खींचते हैं एक दूसरे के पीछे, ये जी जो सर, सोच। मतलब सोच, ना समझी की सोच है। और जो समझदार इंसान होते हैं वो कभी भी किसी को नीचे गिराते नहीं है, बल्कि ऊपर उठाते हैं। जी सर क्या जी। ख्याल आपका इसके बारे में? जी मेरा ख्याल ऐसा है सर जी कि हमारी सोच, जो हमारी सोच है, जैसे हम लोग अगर देख रहे हैं कि कोई बंदा आगे बढ़ रहा है हमारा ओबीसी का, तो हम उसको उसके बारे में बुरा सोचने के बजाय ये सोचिए, अरे वो तो आगे बढ़ रहे हैं, हम तो और भी वो आगे जाए, ना कि हम उसके मतलब टांग खींचे, उसका बुरा बोले। कि भी जलन मतलब जेलस पना ना करे, जेलस पना करेंगे तो ना वो खुद आगे जाएगा, ना हम लोगों को आगे जाने देंगे। इसलिए हमारा समाज थोड़ा पिछड़ा हुआ है सर जी। तो इसीलिए हमने ये प्रोग्राम स्टार्ट किया कि जागो ओबीसी अपनी पहचान करो। आने वाले वक्त जी में जो है और भी इस टॉपिक को मतलब जड़ से निकालें, जहाँ से जितने महापुरुषों ने इसमें क्रांति करी है और कितने जी सर। महापुरुषों ने पैगाम दिए हैं सच्चे ईमानदारी के। और कितने महापुरुषों ने इसमें, दोनों जो महापुरुष हैं जैसे सच्चाई का पैगाम भी दे रहे हैं और क्रांति भी कर रहे हैं। दो प्रकार की जी क्रांति सर। होती है दुनिया में। एक शब्दों की क्रांति होती है, एक हथियारों की क्रांति होती है, और तीसरी क्रांति होती है आवाज की क्रांति, मतलब आवाज शब्दों से निकलता है। तो जी दो सर जी। प्रकार की जो क्रांति होती है, तो जो हथियारों की क्रांति है ये विचारों से निकलती है। जी सर जी। पहले विचार जब अगर इंसान के मिल जाए तो फिर तो शांति है। अगर विचार ना मिले तो झूठ बोलने वालों के खिलाफ क्रांति करनी पड़ती है। देख करिए। अब जी तो सर जो जी। हथियार उठाते झूठे इंसान, वो क्रांति नहीं करते, वो षड्यंत्र करते हैं। वो षड्यंत्रकारी होते हैं, ये क्रांतिकारी होते हैं। तो दोनों में फर्क होता है। जो मजलूमों के ऊपर जुल्म कर रहे हैं, जो बेगुनाहों को मार रहे हैं, जो ये क्रांतिकारी नहीं, वो षड्यंत्रकारी हैं। और जो मजलूमों की रक्षा के लिए हथियार उठा रहे हैं या जी मजलूम गले लगाकर उनको रास्ता दिखा रहे हैं, तो उसका मतलब क्रांतिकारी होता है। अच्छा, इसमें अगर ओबीसी के लोग 52% है भारत में, और 52% को मिलता है आरक्षण, मुश्किल से 27% मिलता है, 25%, 27%। अगर ब्राह्मण जो है भारत में 3% है,
और ब्राह्मणों को 5% ओबीसी निकाल करके कहते भी हम आपको आरक्षण घर बैठे देंगे। ओबीसी इस बात का दावा करे कि हमारा भारत में 52% हिस्सा है, हम पूरे भारत में राज करना चाहते हैं। तो ब्राह्मणों का है 3.5% है जो हिस्सा इनका, जी उनको जी डिक्लेयर कर दे भी हम आप लोगों को 3% 5% आरक्षण भी देंगे, आप घर बैठ करके नौकरी से भी बाहर जाएं, हर जगह से बाहर जाएं, आप घर बैठ करके आपका लोगों का नाम जपने का काम है, मतलब क्या कहते हैं भक्ति करने का काम है। ब्राह्मणों को तो कहीं अपना आपको मानते हैं, भगत मानते हैं अपना आपको बड़ा बड़े। तो इनको वहां से निकाल के अपने घर बैठे आराम से आपको राशन भी घर बैठे मिलेगा, आप भक्ति करें जो मर्जी करें, 5-5 आपको हवलदार मिल जाएंगे तो जो रक्षा करेंगे। तो इनको इस तरह बैठाएंगे ताकि मतलब इनको दिक्कत ना आए किसी प्रकार की, और ओबीसी राज करे अपने ये भारत के ऊपर। तो मेरा मानना है कि आने वाले वक्त में ओबीसी राज करे, तभी हमें इसमें अपना है ओबीसी के अंदर जागरूकता आएगी। और सच्चाई जब तक ओबीसी जवान के पक्के, ईमान के पक्के और वक्त के पक्के होंगे तभी ओबीसी राज करेंगे। अगर जुबान के कच्चे, ईमान के कच्चे, वक्त के कच्चे रहे तो ओबीसी क्या कोई भी राज नहीं कर पाएगा। अब मेघराज सिंह सतयुग का बादशाह बनकर बैठा कलयुग के अंदर, आपने देखा भी होगा। तो ये सिर्फ जुबान का पक्का, ईमान के पक्के तो मेरे को सच ने बनाया है, मेरे किसी को कौन किताब दे सकता है किसी को, तो सच ने दिया। तो अभी आप समाप्त कर सकते हैं। जी थैंक यू।